एल्किल अमीन, देखो नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं आपने ऑक्सीजन वाले सारे पढ़ लिए हैं, है ना। आपने अल्कोहल पढ़ लिया, ईथर पढ़ लिया, एल्डेहाइड कीटोन पढ़ लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लिया, उसके व्युत्पन्न पढ़ लिए। अब नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक हैं उनमें आपको एल्किल अमीन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, यूरिया, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहले अपन लेते हैं एल्किल अमीन। एल्किल अमीन जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया क्या होता है? NH3। इसमें H हटा के अगर R लगा देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अमीन कहलाते हैं, एल्किल अमीन। R क्या हो सकता है? R हो सकता है कोई एल्किल समूह, और R एरिल समूह भी हो सकता है। एरोमेटिक होगा तो क्या कहेंगे? एरिल समूह, ठीक है ना। यानी CH3 C2H5 ये है तो एल्किल, और एरिल C6H5, ये सब क्या कहलाएंगे? एमीन होते हैं। इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लुईस ये लुईस क्षार भी होते हैं, ठीक है ना। ये लुईस क्षार भी होते हैं। कई महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोजन के होते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, जैसे मनुष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। कौन सा हो सकता है? ध्यान है कुछ? अमीनो एसिड्स होते हैं ना, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, इन सब में ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और इन सब में नाइट्रोजन का योगदान होता है, नाइट्रोजन इनमें होती है। कई सारे पॉलीमर्स हैं, बहुलक हैं, रंग होते हैं, डाइज होती हैं, है ना, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती है जिनमें नाइट्रोजन का उन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन होती है। जैसे एड्रेनलिन है, एफिड्रीन है, जो रक्त के दबाव को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो हैं वो सब नाइट्रोजन से युक्त है। तो इनके यौगिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाइट्रोजन के जितने भी यौगिक हैं वो सब बहुत उपयोगी हैं। क्या होती है? सुन करते हैं ना दांत को, आपने सुना होगा, नोवाकेन होती है, वो एनेस्थीसिया जो होती है वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है। इस प्रकार कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी संरचना, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इनकी एमीन्स की। ये तो जो पढ़ना है हमें, अमोनिया जो होता है वो त्रिसंयोजी नाइट्रोजन होता है इसमें। ये अमोनिया है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। उसी प्रकार से एल्किल अमीन भी होते हैं। नाइट्रोजन पर संकरण sp3 होता है, जैसे मीथेन में होता है। यहाँ भी कैसा संकरण होता है नाइट्रोजन पर? sp3 संकरण। जैसे मीथेन होता है sp3 संकृत कार्बन वाला, वैसे इसमें नाइट्रोजन जो केंद्रीय परमाणु है उस पर भी कौन सा संकरण होता है? sp3 होता है। लेकिन आकृति यहाँ कौन सी होती है? समचतुष्फलकी होती है इसमें मीथेन में, और यहाँ पर अमोनिया में कैसी है? पिरामिडल। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो बंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के कारण, वैसे बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, उसका और इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये इन बंधों को किधर धकेलेंगे? अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो बंध कोण होगा ये कितना हो जाता है? थोड़ा कम होगा। अगर ये तीनों मैथिल समूह हैं, CH3 3N, हाँ, ये एज अगर है तो इसमें बंध कोण कम होकर के 108 डिग्री रह जाता है। तो ये बंध कोण कम क्यों हुआ? बंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण के कारण। तो ये बंध कोण कम होकर के 108 डिग्री होता है। समझ गए आप? तो आकृति समचतुष्फल की नहीं रही, कैसी हो गई? पिरामिडी हो गई। ये देखिए इस प्रकार की आकृति होती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण बंध जो होता है वो बंध कोण कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्राइमेथिलअमीन में ये 108 डिग्री होता है, और ये देख रहे हैं आप, ये बंध युग्म है,
और ये जो इनके बीच में बंद कोण है ये वाला, ये 109 डिग्री 28 मिनट की जगह थोड़ा कम होता है। अब देखते हैं अपन इनका वर्गीकरण। एमीन जो है उनको, एल्किल अमीन्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये है प्राथमिक। अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन हटा के अगर आपने एल्किल समूह लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक अमीन, जिसको 1 डिग्री अमीन भी कहेंगे। अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 R लगा दिए तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक अमीन। इसको यूं भी लिखते हैं R2NH। और तीनों अगर हाइड्रोजन हटा दिया आपने और तीनों इस प्रकार से है R3N, तो ये क्या कहलाएगा? तृतीयक अमीन। अब अगर फिर भी अगर इसकी 4 संयोजकता अगर आप करें R4N+ और X-, ये चतुष्क अमोनियम लवण कहलाता है। ये क्या है अब? चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम। अब यहां ध्यान रखना कि इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी है और इसके पास भी, तो तीनों क्षारीय होते हैं। तीनों चतुष्क अमोनियम लवण होगा क्या क्षारीय? ये क्षारीय नहीं होगा क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इसलिए ये क्षारीय नहीं है। इसको इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे ये अमोनिया है, इसमें ये एक प्राथमिक अमीन बताया, इसमें ये CH3 है और ये CH2 और ये NH2। ये द्वितीयक अमीन, इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, और ये तृतीयक अमीन, इसमें 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। अब नामकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आप लोग उसमें बहुत दिक्कत होती है आपको हमेशा। उसको इसका नामकरण आप ध्यान से समझ लीजिए। नामकरण करने के लिए तीनों का, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों का देखिए आप। रूढ़ पद्धति में जो नाम है वो एल्किल अमीन है और IUPAC में एल्केनामीन है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो नाम है ये प्राथमिक अमीन का, जैसे RNH2 है, तो इसको रूढ़ पद्धति में एल्किल अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल अमीन। और ये एक ही शब्द के रूप में लिखना है आपको। ये गैप दिख रहा है ना आपको, गैप नहीं रखना है। बीच में एल्किल और अमीन के बीच में स्थान दिख रहा है, वो नहीं रखना है। और IUPAC में इसको कहते हैं एल्केनामीन। एल्केनामीन, एल्केनामीन। ये तो आपको R कुछ भी हो तब, लेकिन अब R कुछ भी होगा, क्या हो सकता है? सबसे पहले एक कार्बन वाला तो CH3NH2, क्या कहेंगे अपन? मैथिलामीन और मेथेनामीन। तो आपको सीधे सीधे कार्बन देखने हैं, कितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का उसमें प्रीफिक्स लगेगा, अनुलग्न लगेगा, सॉरी पूर्वलग्न लगेगा। ठीक है, ये देखिए 3 उदाहरण इसमें। अगर मैथिलामीन है CH3NH2 तो मैथिलामीन, और IUPAC में मेथेनामीन। CH3 CH2NH2 एथिलामीन रूढ़ प्रणाली का नाम है, और IUPAC में एथेनामीन। और ये जो है CH3 CH CH3NH2, तो बीच वाले कार्बन पर NH2 है, आइसोप्रोपिलामीन है ये। साधारण अगर इधर होता तो क्या होता? नॉर्मल प्रोपिलामीन होता, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिलामीन। और IUPAC में 2 प्रोपेनामीन। इसमें क्योंकि अमीन समूह जो है वो पोजीशन 2 पर है, इसलिए इसको कहते हैं 2 प्रोपेनामीन। ठीक है, तो बड़ा साधारण सिंपल है इसका नामकरण, ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं आई। एल्केनामीन शब्द ध्यान रखना IUPAC के लिए। क्या ध्यान रखना आपको? एल्केनामीन। बढ़े आगे। द्वितीयक अमीन में क्या करना पड़ेगा नामकरण जब करेंगे? साधारण नाम जो होता है रूढ़ पद्धति में, उसमें तो इसको कहते हैं डाई एल्किल अमीन। डाई एल्किल, ठीक है। और इसको IUPAC में क्या लिखते हैं? देखो 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे ना इसमें, तो एक को तो हमें बाहर लिखना पड़ेगा खोल करके एल्किल, और दूसरे को लिखना पड़ेगा एल्केनामीन।
मुख्य नाम तो होगा एल्केन अमीन, प्राइमरी की तरह, प्राथमिक अमीन की तरह, ये तो मुख्य नाम हो गया। तो दूसरा एल्किल समूह है उसको एल्किल लिखेंगे। अब झगड़ा कब होगा? जब एक एल्किल समूह छोटा और एक बड़ा हो, दोनों असमान हो। जैसे अगर दोनों ही मैथिल हैं तो क्या लिखेंगे? अब इसमें क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है एल्किल समूह से, नाइट्रोजन भी लिखते हैं, एन एल्किल एल्केन अमीन। ये जो एल्किल समूह है किससे जुड़ा हुआ है, किस पर प्रतिस्थापित है? नाइट्रोजन पे, इसलिए इसको कहते हैं एन एल्किल एल्केन अमीन। अब जैसे दो मैथिल समूह है तो अपन क्या लिखेंगे? डाइमेथिल अमीन, और इसमें लिखेंगे एन मैथिल मेथेनामीन। लेकिन अगर असमान हो तब क्या करेंगे? एक C2H5 हो, एक CH3 हो, तब क्या कहेंगे? इसमें तो दो शब्द आगे, डाई यूज कर नहीं सकते अपन, एक मैथिल एक एथिल है, तो पहले लिखेंगे जिसका अल्फाबेट पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो एथिल मैथिल अमीन। और IUPAC में एन मैथिल, पहले मैथिल आया है, एथेनामीन। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे जो दो समूह जुड़े हुए हैं, एक मैथिल है और एक एथिल है, एथिल बड़ा है इसलिए वो एथेनामीन होगा। मुख्य भाग जो नाम का है वो एल्केनामीन है, मुख्य भाग वो बनाएगा जो बड़ा हो, जो छोटा है उसको प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा, इसलिए एन मैथिल एथेनामीन इसका नाम होगा। ये देखिए आप, तो इसमें देखिए C2H5 है ये, और ये C3H7 है। एक तो एथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, तो साधारण नाम में क्या लिखा है? एथिल प्रोपिल एमीन, क्योंकि ई पहले आता है एथिल का और प्रोपिल का पी बाद में आता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, छोटा कौन है वो पहले लिखेंगे, तो एथिल समूह छोटा है तो इसलिए एन एथिल प्रोपेनामीन। ठीक है, ध्यान रहेगा। तृतीयक अमीन में भी इसी प्रकार से ट्राई अल्किल अमीन साधारण नाम है रूट प्रणाली में, और IUPAC में क्या बोलते हैं? NL डाई अल्किल एल्केनामीन। अब देखिए इसमें CH3 थ्राइस एन, ट्राई मैथिल अमीन है ये। ट्राई मैथिल अमीन तीनों समान है, इसका रूट प्रणाली का नाम है ट्राई मैथिल अमीन। और IUPAC में क्या लिखते हैं? एन डाई मैथिल मेथेनामीन। वहां अपन ने द्वितीयक में देखा कि एक एन लिखते थे, तृतीयक में क्योंकि दो समूह जुड़े हैं प्रतिस्थापी, इसलिए एन डाई मैथिल मेथेनामीन लिखेंगे। एन डाई मैथिल और मेथेनामीन, क्योंकि एक भाग को तो अपने को मुख्य मानना पड़ेगा, तो मेथेनामीन हो गया, दो भाग इसमें क्या हो गया? दो मैथिल समूह प्रतिस्थापी हो गए, तो वो क्या लिखेंगे? एन। तो ये ध्यान रखना कि आप एक ही एन लिख के मत छोड़ देना। अगर तृतीयक अमीन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एन डाई मैथिल मेथेनामीन। इसी प्रकार से ये देखिए CH3 2NC2H5, यानी एक एथिल समूह है और दो मैथिल समूह है। तो रूट प्रणाली में तो एथिल पहले आएगा, इसमें ये डी को नहीं देखना, आपको डाई का डी नहीं देखना है। आप सोचोगे डाई मैथिल पहले लिख दें डी आ रहा, तो इसमें एम ही देखा जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो पहले आएगा एथिल फिर डाई मैथिल एमीन। और IUPAC में एन डाई मैथिल एथेनामीन, तो मुख्य भाग बड़ा ये है एथेनामीन, और दो समूह जो प्रतिस्थापी है वो मैथिल है, तो छोटे वाले एन डाई मैथिल हो गए। इसी तरीके से आप देखिए अब तीनों अलग अलग हैं, CH3 C2H5 C3H7। तब क्या करेंगे? एक एथिल है, एक मैथिल है, एक प्रोपिल है। तो रूट प्रणाली में तो आप एथिल पहले आएगा, मैथिल उसके बाद आएगा, प्रोपिल उसके बाद आएगा, E, M और P। समझ गए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये तो प्रोपिल अमीन हुआ मुख्य। तो और IUPAC में क्या लिखेंगे? एन एथिल, एक नाइट्रोजन जो है उस पर एथिल जुड़ा हुआ है, दूसरा जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है वो एन मैथिल है, क्योंकि दोनों छोटे हैं। अब इन छोटों में पहले कौन सा लिखना है? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो ई पहले आता है, इसलिए एन एथिल फिर एन मैथिल, और मुख्य भाग बड़ा वाला भाग है प्रोपेनामीन। ठीक है, तो इस तरीके से नामकरण में आपको तृतीयक अमीन में विशेष ध्यान रखना है कि जो एल्किल समूह है अगर तीनों समान है तो आपको दो बार एन लिखना है, एन डाई मैथिल मेथेनामीन। अगर तीनों एथिल हैं तो एन डाई एथिल एथेनामीन। समझ गए आप? कर लोगे। अगर अलग अलग हैं, उसमें भी दो एक जैसे हैं, तो वो एन डाई मैथिल और मुख्य भाग वो हो जाएगा। और अगर तीनों अलग अलग हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, लेकिन मुख्य भाग वही रहेगा जो सबसे बड़ा एल्किल वाला भाग होगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद एक आपको बताना है, मैं पूछ लेता हूं। ये कौन सा अमीन है? सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, राइट।
अब इसका नाम बताइए आईयूपीएसी। पहले तो आपको ये देखना है कि मुख्य भाग कौन सा होगा या छोटा कौन सा है। छोटा भाग जो है वो कौन सा है, मैथिल है, ये हो जाएगा एन मैथिल। अब पेंटेनामीन में क्या चक्कर है कि आपको इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये यहां से भी जुड़ सकता था, ये यहां से भी जुड़ सकता था, ये तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। कैसे दिखाएंगे, एन मैथिल पेंटेन 3 एमीन हो गया ना। पेंटेनामीन अगर एक साथ लिखते तो अपन क्या लिखते, पेंटेनामीन और 3 लिखते, तो ये क्या हुआ, एन मैथिल पेंटेन 3 एमीन, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये बता रहा है कि तीसरे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। ब्यूट में भी होगा तो ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर मान लो वो पहले से नहीं जुड़ के दूसरे से जुड़ा हुआ तो दूसरा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एथिल में आपको दोनों कार्बन सेम है, इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन है मेथिल लगा है तो भी दिक्कत नहीं है। प्रोपेन में भी दिक्कत आएगी, प्रोपेन में एक से भी जोड़ सकता है और दो से भी जोड़ सकता है, ठीक है। तो जहां स्थिति बतानी वो इस प्रकार से लिखनी है। कुछ अन्य उदाहरण आप देख लें। ये देखो, एक चतुष्क अमोनियम लवण भी इसमें क्योंकि बनता है, 3 कार्बन के बाद भी 3 हाइड्रोजन हट जाती है अमोनिया से, उसके बाद भी एक और समूह जुड़ सकता है जो ऋण आवेशित होना चाहिए या ऋणायन होगा। जैसे ये देखिए हैलाइड के रूप में लिखा है, ये तो धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो ये चतुष्क अमोनियम लवण है साधारण तौर पे NH4 प्लस X माइनस। ये क्या है, NH4 प्लस और X माइनस, इस प्रकार से। अब ये 4 मैथिल है तो ये टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि ये Cl माइनस है, तो टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। और अगर चारों एथिल है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टेट्रा में चार है इसलिए, और धन आवेश है तो इसलिए IUM आ गया, अमोनियम, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइड है तो वो नाम के अंत में दूसरा भाग हाइड्रोक्साइड होगा, इसमें क्लोराइड है। जो भी ऋणायन होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ब्रोमाइड होता ब्रोमाइड लिखते हैं, आयोडाइड होता आयोडाइड लिखते हैं। ये दूसरे उदाहरण आप देखिए, ये देखो एक अमीन है जिसमें ये एलिल समूह है, जानते हैं ना आप एलिल समूह। इस एलिल समूह के एलिल कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एलिल अमीन कहते हैं। और एलिल अमीन में आप देखिए, इसमें अगर IUPAC में नामकरण करते हैं तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग कहाँ होगी, जहाँ अमीन समूह जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, उसको पहला नंबर देंगे। इस कार्बन को नंबर 1 लिखेंगे, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा। तो 2 पर तो क्या है, ईन है, और 1 पर क्या है, अमीन समूह जुड़ा हुआ जो मुख्य भाग है। तो प्रोप 3 कार्बन है, 2 पर ईन है जो आपने पहले दिखा दिया, और फिर 1 अमीन, पहले पर अमीन है, तो प्रोप 2 ईन 1 अमीन, समझ आ गया। अब देखिए आप, ये CH2 हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, 6 इसमें CH2 समूह जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, और दोनों तरफ NH2 है। अब इसमें नंबरिंग कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन इसका साधारण नाम है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, क्योंकि ये मेथिलीन समूह है CH2, तो ये हेक्सा 6 है इसलिए हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। और IUPAC में क्या लिखेंगे, हेक्सेन, 6 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए हेक्सेन, और 1,6 पे डाइअमीन है इसलिए हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। तो 1,6 पोजीशन बता दी है कि ये 1,6 पर अमीन समूह है, ठीक है। अब देखो कुछ दूसरे उदाहरण जिसमें एरिल अमीन्स है। ये एरिल अमीन्स मतलब एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स का जो सबसे पहला सदस्य है, प्रथम सदस्य जिसको बोलेंगे, वो क्या है, बेंजीन वाले पे NH2 लगा दिया, उसको हम कहते हैं एनिलीन। अब इस पे प्रतिस्थापी हो सकते हैं, प्रतिस्थापी के हिसाब से उसकी स्थिति बताते हुए नामकरण होगा। जैसे एनिलीन है, अब IUPAC में इसको कहते हैं एनिलीन ही कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों में नामकरण में कई बार ऐसा किया गया कि जो साधारण नाम या जो प्रचलन में नाम है वही IUPAC ने भी ले लिया उसी नाम को, तो एनिलीन भी कहते हैं और बेंजीन एमीन भी कहते हैं। तो बेंजीन एमीन मतलब बेंजीन एमीन। बेंजीन प्लस एमीन क्या बन जाएगा, बेंजीनेमीन। तो एनिलीन को बेंजीनेमीन भी कहते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या किया है, ऑर्थो स्थिति पर मैथिल समूह लगा हुआ है,
एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति जानते हैं सब, इस पे मैथिलीन मैथिल ग्रुप लगा दिया, मैथिल समूह लगा दिया है। इसका जो यूपीएससी में नहीं प्रचलन में जो नाम है वो ऑर्थोटोलुडीन है, ऑर्थोटोलुडीन। और इसको आईयूपीएसी में कहते हैं 2-अमीनो-टोलुइन, 2-अमीनो-टोलुइन। साथ ही इसका 2-मैथिल बेंजीनेमीन भी इसको कहा जाता है। मैथिल समूह को प्रतिस्थापी मान करके 2-मैथिल बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन ये भी इसको बोलते हैं, या 2-मैथिल एनिलीन भी इसको कह सकते हैं अपन, 2-मैथिल एनिलीन भी कह सकते हैं। अगर ये मेटा स्थिति पे होता है तो इसको मेटाटोलुडीन कहते हैं, पैरा पे होता है मैथिल समूह तो इसको पैराटोलुडीन कहते हैं। आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जो काम में लेते हैं जनरल बातचीत में, जब भी इनके बारे में बात होती है तो वहाँ पर नाम यही वाले चलते हैं, ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन, पैराटोलुडीन। आईयूपीएसी नाम तो आपसे स्पेशली सब पूछा जा सकता है। जैसे बेंजीनेमीन है, ये भी कम प्रचलन में है, एनिलीन ही प्रचलित है। ऐसे ही नाइट्रोजन पे अगर, इसकी नाइट्रोजन पे अगर दोनों समूह हटा करके मैथिल समूह लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने अभी देखा था तृतीयक अमीन में, देखिए आप, जैसे CH3 दोनों हाइड्रोजन के एल्किल समूह लग गए, 3 एल्किल समूह लग गए, इसका मतलब तृतीयक अमीन हो गया। इसको कहते हैं डाईमेथिल एनिलीन, डाईमेथिल एनिलीन। अब यूं मत करना कि ऐसा पूछ लिया डाईमेथिल एनिलीन लिखो तो आप एनिलीन लिख के 2 मैथिल लगा दो कहीं भी, वो गलती हो जाएगा। तो एन डाईमेथिल एनिलीन का मतलब है कि नाइट्रोजन पे ही दोनों मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन पे मैथिल लिखा हुआ है, नाइट्रोजन पे मैथिल लिखा हुआ है, 2 नाइट्रोजन साथ साथ लिखे हुए कोमा लगा करके, इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन पे डाई का मतलब क्या, 2 जगह हुए हैं, कौन से समूह, मैथिल समूह, और फिर एनिलीन है। आईयूपीएसी में एन डाईमेथिल बेंजीनेमीन। अब इनका आईयूपीएसी नाम बताना है आपको, नीचे नहीं देखना है, अपने ऊपर ही देख के बताओ। कर सकते हो ना, कह रहा हूँ ना, दोनों ही नाम प्रचलन में है, दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। आईयूपीएसी ने बेंजीनेमीन वर्ड दे दिया एनिलीन के लिए, लेकिन आईयूपीएसी में एनिलीन को भी माना गया है। मैंने पहले शब्द में एनिलीन लिखा था, वो जैसे ये लिखा है एनिलीन या बेंजीनेमीन। बताओ भी पहले का नाम कैसा है, द्वितीयक है ना, द्वितीयक अमीन है, 2 डिग्री, तो क्या बोलेंगे इसको, एक तो मैथिल और एक प्रोपिल समूह है, कौन सा छोटा है, मैथिल, तो मैथिल प्रतिस्थापी हो गया, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ दिखाएंगे एन मैथिल प्रोपेनामीन। ये शब्द एक साथ ही लिखना है आपको, ध्यान रखना, यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन शब्द एक साथ लिखना। ये देखिए बेंजीन वलय पर CH2 NH2 है, तो इसमें क्या है कि मुख्य भाग ये एलिफेटिक माना जाता है, तो 1 नंबर इसका है, 2 इसका है, तो 2 पे फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, 2 फेनिल एथेनामीन, एथेनामीन मतलब ये 2 कार्बन वाला है, यानी एथिल अमीन में से एक हाइड्रोजन हटा के C6H5 लगाया। ये देखिए 3 ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय का, ये 1 डिग्री है ना, जल्दबाजी में नुकसान हो जाता है। ये इस कार्बन से 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के पास तो 2 हाइड्रोजन दिख रही है ना आपको, NH2 है, तो ये क्या हुआ, क्या होगा नाम, सही है, 2 मैथिल प्रोपेन 2 मीन, कैसे होगा, ऐसा बनेगा ना। अब इसमें कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की होगी, जिसमें 2 पर ही अमीनो है और 2 पर ही मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल प्रोपेन 2 अमीन। तो ऐसे में आपको नामकरण में थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस प्रकार से नामकरण, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि तृतीयक अमीन है आप एन डाईमेथिल और मेथेनामीन कर देते, गलती हो जाती है। लास्ट उदाहरण और देखें आप, चौथा, एक यहाँ पे अमीनो समूह जहाँ जुड़ा हुआ है नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 पे इन है, तो ब्यूट 2 इन 1 अमीन, ठीक। अब इसका बताओ नाम आप, इसको आईपीएसी में क्या बोलते हैं, डाईफेनिल अमीन। और क्या बोल सकते हो, आईयूपीएसी में तो ये लिखते हैं ना अपन, ठीक है।
एनिलीन भी लिख सकते हो, एन फेनिल। जब आईयूपीएसी में लिखेंगे तो नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा आपको। तो नामकरण आपको और वर्गीकरण, दो चीज आपको समझ में आ गई। नामकरण में कैसे नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी में और साधारण नाम कैसा है, और दूसरा वर्गीकरण कैसे करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, साथ में चतुष्क अमोनियम लवण, इन भागों में इन अमीन्स को बांटा गया है। अब अपन देखते हैं समावयवता।